हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसको हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं उसके वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए, तो आज हम करेंगे टाइप 2 प्रॉब्लम। ठीक है, ये जो हमारा प्रॉब्लम है ये टाइप 2 प्रॉब्लम है। ठीक है, टाइप 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सीधा साधा सरल होता है। ये टाइप 2 प्रॉब्लम है और एक और इस पर प्रॉब्लम आता है जो टाइप 3 के कैटेगरी में आता है। इसी 3 से रिलेटेड आपको सवाल पूछेगा, इससे बाहर सवाल नहीं पूछता है एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बात दिमाग में रख लीजिएगा कि जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले तो सबसे पहले इस इक्वेशन को देखने के बाद इधर क्या लिखा है अभी इस पर ध्यान नहीं देना है। ये जो इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है इसके साथ आप क्या ऑपरेशन अप्लाई करते हैं वो पहले लिख लीजिए। जैसे हम कह रहे हैं कि इस इक्वेशन को हमको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, जैसे Ax = B लिखते हैं। अब आप बताइए कि इसमें A क्या होता है। A क्या होता है भाई? A जो हमारा है वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, मतलब A जो है हमारा 1 है, 2 है, -3 है, 2 है, 3 है, 2 है और 3 है, -3 है और -4, ये हमारा A है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। X क्या लिखते हैं हम? X तो हमारा वेरिएबल होता है x, y, z और B क्या होता है हमारा कांस्टेंट पार्ट, डेट इज -4, 2 और 11। ठीक है, इसके बाद हम करते क्या हैं, x = लिखते हैं A इन्वर्स ऑफ B, मतलब कि ये हमको चाहिए, ये जब जैसे ही मिलेगा सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी ये जो आप A लिखे हैं इसका इन्वर्स हमको चाहिए। ठीक है, अब देखिए ज़रा, अब आप बताइए कि ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखा है वो इन दोनों में से किसके पास है। तो हम देख रहे हैं कि इसके पास ये मैट्रिक्स जो है वो इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के इक्वल है, मतलब कि ये A है। तो ये क्या है भाई? ये किस लिए दिया हुआ है? ये किस लिए दिया रहता है इसके पीछे रीज़न है। देखिए, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, तो हमें आप लिख दिए P, यानी हमको इसका प्रोडक्ट करना है। उस P में से एक मैट्रिक्स A है, B हम यूज कर चुके हैं, तो इसका नाम दे देते हैं C। ठीक है, C एक मैट्रिक्स है। क्लियर? अब हमको बोला है कि इसका पहले प्रोडक्ट कीजिए। अब प्रोडक्ट करने के बाद उस मैट्रिक्स का यूज करिए जो इसके प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा। ये तो कह रहा है हमसे यूज प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, यानी इस दो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट होगा उसका यूज आपको करना है। तो प्रोडक्ट करते कैसे हैं? जैसा कि रूल हम जानते हैं, प्रोडक्ट करने का नियम क्या है कि ये चूँकि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का, तो रिजल्टेंट भी 3/3 ही आएगा। तो वो 3/3 रिजल्टेंट आएगा क्या? तो मल्टीप्लाई करते कैसे हैं? हाउ टू मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस। तो हम क्या करते हैं, जैसे रिजल्टेंट 3/3 का मैट्रिक्स बना, टोटल एलिमेंट होगा A11, A12, A13, तो हम बारी बारी से करेंगे। A11 मतलब हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 1 × -6 हो गया आपका -6 प्लस होता है, फिर 2 × 14 28, फिर प्लस ये हो गया 45। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × -6 प्लस 2 × 14 28 प्लस -3 -15 प्लस 45 हो जाएगा। ये हो गया 1 1। इसके बाद 1 2 चलेंगे। 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 17 प्लस 17 और प्लस, लेकिन चूँकि प्लस माइनस माइनस हो गया तो -27। ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर है? -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1। ठीक है, चलिए, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 17 1 जा 17, 5 2 जा 10, ओहो गड़बड़ है ये, 5 2 जा 10। ठीक है, या फिर -27। ठीक है,
फिर चलना है 1 3, 1 3 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 13 बन जा 13 प्लस, तो माइनस हो गया 16 और ये हो गया प्लस, फार्मूले में आता है माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया हमारा। अब देखिए फिर आना है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी हो गया -12 प्लस 14 तिया 42 -30। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 17 दूनी 34 प्लस 5 तिहाई 15 प्लस 9 दूनी 18। ठीक है, फिर यहाँ आ जाइए, ये हो गया 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 13 दूनी 26 माइनस 8 तिहाई 24 और फिर -2। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाइए, ये कौन सा पोजीशन है 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -18 -42 और माइनस माइनस प्लस 60। ठीक है, चलिए यहाँ आ जाइए 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम 17 तिया 51 -15 -36। ठीक है, क्लियर है। यहाँ आ जाइए 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम 13 तिया 39, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस 8 तिया 24 माइनस माइनस प्लस 4 बन जा 4। ठीक है, तो P कितना आएगा, P क्या आएगा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो P क्या आएगा आपका, उसको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं ज़रा क्या आता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स बनता है ना, उसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट सब 0 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जनरली आपको ऐसा ही सवाल मिलेगा कि जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 ही मिलेगा, 0। जैसे ये डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दीजिए तो बाकी सब 0 आना चाहिए। तो बनाते समय भी आपको पता लग जाएगा कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दीजिए तो जितना भी इसको छोड़ने के बाद जो आएगा वो कैलकुलेशन करके देखिए 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सोल्व करते समय ही कैलकुलेट कर लीजिए कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो रहा है, उसको एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर जब देखे थे तो हमको आभास हो चुका था कि कुछ गड़बड़ हमसे हुआ है। अब देखिए सही हो गया, 0 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 28 में से 6 चला गया, बचा 22। अब 22 और 45 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 67। ठीक है, अब देखिए ये भी 67 आता है क्या, ये सब एक ही समान वैल्यू देगा, जो वैल्यू ये देगा वही ये देगा, वही ये देगा। अब बाकी सब 0 आ जाएगा। देखिए 17 10 27 -27 0, -3 + 3 0, ये +30 -30 0। ये देखिए 67 आना चाहिए। 5 और 9 8 17, 3 2 5 1 6, देखिए आ गया 67। फिर 26 -24 2 -2 हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये भी हो गया 0। देख लीजिए यहाँ 36 आ रहा है, +36 माइनस ये आएगा 67 नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है। फिर से चेक कर लेंगे, 9 4 13 4 17, 3 2 5 1 6, देखिए आ गया 67। ये टेक्निक है। जब भी इस तरह का सवाल आएगा कि यूज प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, तो आप समझ जाइए कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है ये डायगोनल एलिमेंट है, बाकी सब नॉन डायगोनल एलिमेंट है, वो सब 0 होना चाहिए। चेक करते समय आपको पता लग जाएगा कि हमसे मिस्टेक हो रहा है। अब करना क्या है, जब हम इसको प्रोडक्ट किए तो ये हमारा रिजल्टेंट आया। अब यहाँ से ना 67 को ले लीजिए कॉमन, मैट्रिक्स का रूल है। कॉमन जब लिए हैं तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 0 0 1 हो गया। ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब इसको लिखेंगे 67I। ठीक है, अब आप हमको बताइए कि प्रोडक्ट हम किए किसका थे, हम किसका प्रोडक्ट किए थे। ज़रा यहीं पर ट्विस्ट आता है। अब यहाँ के बाद ही बच्चों को समझना है, यहाँ तक उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, मल्टीप्लाई ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने आना चाहिए, कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं आता है पीछे का वीडियो देखिए प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का। देखिए प्रोडक्ट जो है ये प्रोडक्ट ये किसके इक्वल था, A और C के बराबर था, A और C। ये किसके इक्वल आया है, 67I के बराबर आया। ठीक है, अब आप बताइए
कि A इंटू ए इन्वर्स आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्टेंट देता है? आई देगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ज़रा समझिएगा। थोड़ा वीडियो एडजस्ट कर लेते हैं ताकि जगह बन जाए लिखने के लिए। अब यहाँ के बाद ही कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट है, उसको ज़रा ध्यान से देखना है। अब आप बताइए कि A इंटू ए इन्वर्स आई होता है, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आई देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। अब आप हमको बताइए आई, एक तरफ आई होना चाहिए तो हम ऐसा करते हैं AC, ये 67 उठा करके इस तरफ हम ले आएँ 1/67 और यहाँ बचा आई, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? ये 67 उठाकर यहाँ ले आएँ। अब आप देखिए इसको लिखना कैसे है। A को करिए साइड में और जो बच गया उसको एक साथ लिखिए। A इसको करिए साइड में, इसको लिखिए 1/67C डेट इज़ आई, ऐसे लिख लिए। अब आप देखिए जब हम यहाँ आई देख रहे हैं, अगर ये A है इसका मतलब ये कंप्लीट जो है वो A इन्वर्स के बराबर होगा, तभी ना A इंटू ए इन्वर्स आई होगा। A मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो भी दिखे वही इन्वर्स है। यहाँ आई अगर है, यहाँ A है, तो इसका कंपेयर अगर इससे करेंगे तो ये A इन्वर्स है, यानी A इन्वर्स की वैल्यू C/67 है, यानी ये जो C है आपका, इसको अगर 1/67 से डिवाइड कर दें तो हमको मिल जाएगा इन्वर्स। वही तो हमको चाहिए था, मेन खेला इन्वर्स का है, वो मिल गया, प्रॉब्लम बन गया। अब आप देखिए, अब इसको अगर आगे हम प्रोसीड करें तो x इक्वल टू ए इन्वर्स। ए इन्वर्स लिखेंगे क्या? ए इन्वर्स लिखना है 1/67 इंटू C क्या है हमारे पास? -6, 17 और 13, फिर है 14, 5, 8, -8, उसके बाद है -15, 9, -1, ठीक है। जो ये C लिखा है उसको 67 से हम डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब इनटू में क्या है भाई? यहाँ B है, तो B कितना है? -4, 2 और 11, ठीक है। देन x इक्वल टू व्हाट? 1/67। अब आपको सिंपल क्या करना है? मल्टीप्लाई कर लेना है, रो कॉलम मल्टीप्लाई करिए। 24 मिलेगा प्लस 34 मिलेगा प्लस 13 11 करेंगे तो 143 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको इससे करेंगे 14 चौके 56 प्लस 5 दूनी 10 -88, फिर -15 चौके 60 प्लस 18 -11, कितना आएगा ये? इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 24, ये 4 4 8 3 11, 14 3 17 2 19 और 1 20, 201। ये आ गया आपका। ये ऐसा करिए, इसको -46 -48 -46 -48 814 134 आ जाएगा ये, ठीक है। 8 4 12 120 हो गया, 8 6 14 हो गया, -134। 60 और 78 में से 11 चला गया तो देगा 67। 67 में 11 ऐड करिएगा 78 आएगा। 60 में 60 प्लस 18 78 -11 करेंगे 67 आ जाएगा। अब देखिए, अब जब सबको 67 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है 3 टाइम्स, ठीक है। 67 3 जा 7 21 7 18 2 20, 67 2 जा 67 1 जा, मतलब कि x क्या है हमारे पास? x y z डेट इज इक्वल टू 3 - 2 1, देयरफॉर x इज 3, y इज -2 एंड z इज 1। ये वैल्यू निकल कर के आया, ठीक है। 5 नंबर आता है।
5 नंबर का सवाल इससे बनता है। अब बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई ना कोई टाइप दे ही देगा, चाहे ये दे दे चाहे इसके पहले वाला दे दे। इस बार भी बोर्ड में आया है, वो क्वेश्चन भी हम करवाएंगे, ठीक है। अब देखिए, उसको चेक भी करना है, सही है गलत है नहीं। x = 3, y = -2, z = -1। इसको इसमें पुट करके देखिए -4 आता है कि नहीं आता है। x की जगह 3 रख लिए, y की जगह -2 रख लिए और z की जगह 1 रख लिए। चेक करिए, 3 -4 -3 कैंसिल हो गया, -4 आ गया। देखिए यहाँ पर है -4, इसका मतलब है कि ये सही है, सही बन रहा है। ये टाइप 2 प्रॉब्लम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं भी ऐसा सवाल आ जाता है, सोल्व करना सीख लीजिए, ठीक है। चलिए आप देखते हैं टाइप 3 प्रॉब्लम कैसे सोल्व करना है उसको। देखिए ये टाइप 3 प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इससे एक्स्ट्रा और कुछ नहीं आ सकता है ना। टाइप 3 प्रॉब्लम देखिए, जब भी कोई मैट्रिक्स पहले से दिया रहे ना, समझ लीजिए कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर आएगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन है अलग तरीके का। वो कहीं ना कहीं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 को फॉलो कर रहा है। देखिए टाइप 2 वाला जो था उसमें प्रोडक्ट 2 मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसका प्रोडक्ट करना है आपको, ठीक है। सिंगल दिया रहा है तो समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोज से रिलेटेड है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा ट्रांसपोज, ज़रा देखिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो ए मैट्रिक्स यहाँ यूज कर लिया है, आप इसको इधर मत ध्यान दीजिए, इधर जो इक्वेशन लिखा है उसको देखिए। ए यूज कर लिया तो बी हम लिखेंगे, Bx = C मैट्रिक्स ले लिए, x = हो जाएगा B 1C, ठीक है। तो B क्या होगा, तो B लिखना है हम लोगों को, तो B ले लेंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे, 1 -2 और 0। इसमें क्या लिखेंगे, 2 -1 -1 0 -2 1। इसको देखिए और इसको देखिए, इसमें और इसमें क्या अंतर है भाई, बताइए। इसमें और उसमें अंतर क्या है। इसको देखिए 1 2 0, तो ये 1 2 0 कॉलम में है, ये -2 -1 रो में है, ये कॉलम में है। ये 0 -1 1 है, ये कॉलम में है, ये रो में है। इसका मतलब क्या है कि B इज़ नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ ए। B क्या है, अगर ए का ट्रांसपोज कर दे तो यही मिलेगा। हमको B इन्वर्स चाहिए। अब जैसा कि हम जानते हैं इन्वर्स और ट्रांसपोज का, कि अगर दोनों तरफ हम ट्रांसपोज यूज कर लिए इस तरीके से, तो हम लिख सकते हैं कि इन्वर्स का जो ट्रांसपोज होगा वो B इन्वर्स के बराबर होगा। कैसे कि हम बोले B = A ट्रांसपोज है, दोनों तरफ इन्वर्स लगा दिए। ये इन्वर्स का प्रॉपर्टी होता है कि आप पहले इन्वर्स लगाने के बाद ट्रांसपोज निकालिए, या पहले ट्रांसपोज लिखिए फिर इन्वर्स निकालिए, बात बराबर है। यानी ये रूल जो है वो इन्वर्स में और ट्रांसपोज फॉलो करता है, एक प्रॉपर्टी है इन्वर्स का, ठीक है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का इन्वर्स करें या इन्वर्स करने के बाद ट्रांसपोज करें, दोनों मैट्रिक्स बराबर ही आता है। क्लियर है। तो हम लोगों को फाइनल क्या चाहिए कि इन्वर्स का ट्रांसपोज चाहिए। B इन्वर्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला सेट कर चुके हैं, अब काम है बस करने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखा है फाइंड A इन्वर्स, यानी ये आपको करना पड़ेगा, इन्वर्स निकालना पड़ेगा। हमको B का इन्वर्स नहीं निकालना है, यहाँ लिखा है फाइंड A इन्वर्स। B का इन्वर्स तो हमको चाहिए ही x y z वैल्यू फाइंड करने के लिए, यहाँ लिखा फाइंड A इन्वर्स, तो इस पर भी 2 नंबर मिलेगा आपको। इन्वर्स कैसे फाइंड करिएगा, तो इन्वर्स फाइंड करने का हम रूल क्या जानते हैं कि इन्वर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको डिटर्मिनेंट पता करना है, तो मान लीजिए कि हम अलोंग हम लोग को डिटर्मिनेंट निकालना है। अब इधर एकदम भूल जाइए, समझिए एक मैट्रिक्स मेरे पास है जिसका हमको इन्वर्स निकालना है। तो मान लीजिए अलोंग R1 कर लिए, तो प्लस माइनस प्लस कर लिए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 ले लिए, ये रो नहीं कॉलम नहीं, -1, अब माइनस फार्मूले में ये 2 हो जाएगा। फिर ये हो गया -2, ये रो नहीं है कॉलम, -2, और ये हो गया 0, ठीक है। और 0 के लिए तो खैर लिखना ही नहीं है, तो -3 और -2 बचेगा, -2 +4 दैट इज इक्वल टू 1। ये हमारा डिटर्मिनेंट हो गया 1 के बराबर, यानी इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आया वो 1 आया,
ठीक है। अब इसके बाद हमको इसका इन्वर्स निकालना है। इसका इन्वर्स निकालने के लिए आपको करना क्या है, माइनर कोफैक्टर से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हम पहले इसका ना माइनर निकाल लेते हैं, ठीक है। माइनर कैसे निकालते हैं, अब इस साइन की ज़रूरत नहीं है। चलिए हर एक एलिमेंट का माइनर निकालना है। तो 1 का माइनर क्या होगा, -1 -2 -3, ठीक है। 2 का माइनर निकालना है तो हो जाएगा -2। 0 के लिए माइनर निकालना है तो 2 हो गया। -2 के लिए करना है तो 2, ये -1 के लिए करना है तो 1, फिर इसके लिए करना है तो -1, 0 के लिए करना है तो -4, इस -1 के लिए करना है तो -2 और 1 के लिए करना है तो -1 + 4 दैट इज़ 3। ये माइनर निकला। अब हमको कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर कैसे करते हैं, जो ऑड प्लेस पर जो एलिमेंट, यही ना ऑड प्लेस पर है, इसका साइन चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, -3, ये 2 हो गया, 2 हो गया, ये -2 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये +1 हो गया, और साइन चेंज हो गया ना, ऑड प्लेस पर है तो -4, ये -2 से +2 और ये 3 हो गया। जैसे ही इसका हम यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। देख लेते हैं भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं। देखिएगा, अब एडजॉइंट हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए ये जो रो में लिखा है उसको कॉलम में लिखेंगे, इस रो को कॉलम में लिखेंगे, इस रो को कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है। हमको ए इन्वर्स पूछ रहा था। ए इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट तो 1 के बराबर है, तो 1/1 हो गया, यहाँ डिटर्मिनेंट 1 हो गया, ये हमारा एडजॉइंट हो गया। क्या लिखा हुआ है, -3 -2 -4, 2 1 2 और 2 1 3, ये इन्वर्स निकला। अब देखिए, जैसे ही इस इन्वर्स का हम ट्रांसपोज करेंगे, यानी क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐसे ट्रांसपोज कर लेंगे। जैसे ही ट्रांसपोज इसका करिएगा क्या निकल जाएगा, -3 -2 -4 2 1 2, रो कॉलम पहले इंटरचेंज कर लेंगे। और जैसे ही इसका आप ट्रांसपोज किए इन्वर्स का, वो किसके बराबर निकला, बी इन्वर्स के। यही तो हमको चाहिए था, बी इन्वर्स तक पहुंच जाना है। अब जो भी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकालिए, जो भी नाम उसका दीजिए, उसके इन्वर्स तक आपको हर हाल में पहुंच जाना है। आप चाहे वो रास्ता कैसा भी यूज़ करने के लिए प्रॉब्लम में कह सकता है। अब क्या रास्ता होगा, एक तो सिंपल होता है कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकालिए, इसी का निकालिए माइनर कोफैक्टर। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस वाला टाइप 2 प्रॉब्लम देगा, वहाँ से निकालिए इन्वर्स। एक ये ट्रांसपोज वाला प्रॉब्लम हो गया, तो बी इन्वर्स निकला। अब एक्स निकालना है हमको, तो बी इन्वर्स यहाँ लिख लेंगे, -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3, यहाँ लिख लिए बी इन्वर्स। क्या लिखे हैं, सी माने हैं, तो सी कितना है हमारे पास भाई, सी हो गया, देखिए 10 8 और 7। एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, आप हमेशा इस बात को ऑब्जर्व करिएगा। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन में दे देता है कि ये मान लीजिए कि आप जस्ट इसी का ये ट्रांसपोज है। कभी कभी होता क्या है कि इस क्वेश्चन को इधर उधर लिख देता है। जैसे आपको दिमाग में बैठ गया है कि अच्छा पहले 10 है तो 10 लिखे, 8 है तो 8 लिखे, 7 है तो 7 लिखे। ये दिमाग में या उस समय ध्यान देना है कि जो हम लिख रहे हैं 1 - 2, और हो सकता है ये इधर लिखा होता, तो इस सब पर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो कोई बात नहीं है कि सीधा सीधा ले लिए, लेकिन इस इक्वेशन पर भी ध्यान दीजिएगा। उसी के हिसाब से ये सीक्वेंस बनता है, ऐसा नहीं कि जैसे मन किया वैसे लिख दिए। चलिए, ये हो गया -30 + 16 + 14। अब हो गया -20
+8 +7, फिर हो गया -40 +16 +21। x क्या हो जाएगा, x y z, तो ये आ जाएगा 0, 8 7 15 -5 और -24 हो गया ये, +21 -3 हो गया। x आया 0, y आया -5, यहाँ y आया -3। इसको चेक कर लीजिए सही है कि गलत है। x 0 अगर यहाँ रखते हैं, यहाँ चेक कर लेते हैं, x 0 रखें -2y, 2 × -5 -+ 10 आ गया, सही है। एक और चेहरा चेक कर लेते हैं, चाहे लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, -2, y है -5 अब प्लस z है, ये z x बाई z है -3, तो 10 -3 7 आता है, देखिए 7 आ रहा है, मतलब ये सही है। इस तरीके से आपका मैट्रिसेस का सारा प्रॉब्लम हम बना चुके हैं, आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, 5 नंबर का क्वेश्चन यहीं से बनता है, यहीं से बनता है 5 नंबर का सवाल। ये मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको तीनों टाइप का प्रॉब्लम हम बना चुके हैं, उसको देखिए समझिए, और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए, कुछ ना कुछ तो जवाब हम देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।